यूपी के अलीगढ़ में पंजाबी नाइट कार्यक्रम में कोरोना से बचाव के नियम टूटने लगे तो पुलिस सख्ती करने को मजबूर हो गई। असल में पंजाबी गायक काका को सुनने के लिए उम्मीद से ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी, जिसने कोरोना से बचाव के नियमों की पूरी तरह अनदेखी की। यही नहीं, प्रशासन इस भीड़ को संभालने में नाकाम रहा और उस पर आरोप लगा कि उसने भीड़ से कोरोना के नियमों का पालन कराने की कोई तैयारी नहीं की थी। ऐसे में जब कोई रास्ता नहीं बचा तो पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए डंडे बरसाने शुरू कर दिए। इससे एंट्री गेट पर भगदड़ मच गई और अफरा तफरी के इसी माहौल में किसी का डंडा एक पुलिस वाले के सिर पर लग गया, जिससे वो जख्मी हो गया। कुछ पुलिस वाले अपने साथी को भीड़ से बाहर ले जाते दिखे। किसी ने इनमें से ये बंदे जो खड़े हैं इन्होंने मार दिया कुछ। इसके बाद तो पुलिस वाले कार्यक्रम देखने के लिए पास लेकर आए लोगों को भी अंदर घुसने से रोकने लगे, जिसकी वजह से कई लोग बहस करते नजर आए। बाहर हंगामे जैसा माहौल रहा तो अंदर रंगारंग कार्यक्रम चलता रहा। जो इस पंजाबी नाइट कार्यक्रम में शामिल होने में कामयाब रहे वो इसका लुत्फ उठाते दिखे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच नए साल पर देश भर में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत 15 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जा रही है, जिसकी एक तस्वीर राजधानी दिल्ली के तिलक नगर से भी सामने आई। वहां बच्चों के लिए बनाए गए वैक्सीन सेंटर को गुब्बारों से सजाया गया और टीका लगाने के बाद बच्चों के लिए खेलने का भी इंतजाम किया गया। अब तक कोई पेन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इट्स नॉर्मल। वहीं लखनऊ में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिविल अस्पताल में बने वैक्सीन सेंटर पहुंचे और टीका लगवाने पहुंचे बच्चों से बात कर उनका हौसला बढ़ाया। 2150 बूथों पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। मुंबई और कोलकाता समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी बच्चों के लिए बनाए गए वैक्सीन सेंटरों पर लंबी कतारें लगी और टीका लगवाने पहुंचे बच्चों का जोश हाई रहा। तेलंगाना के करीमनगर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी संजय कुमार से बदसलूकी पर पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस पर भड़क गए और जमकर हंगामा किया। इसकी शुरुआत तब हुई जब कुछ सरकारी स्कूलों के टीचरों और कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में प्रदेश अध्यक्ष पार्टी दफ्तर में ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने कोरोना नियमों के उल्लंघन का हवाला देकर उन्हें और पार्टी के दूसरे नेताओं को वहां से हटाना शुरू कर दिया। लेकिन बात तब बिगड़ी जब इस कार्रवाई के दौरान एक पुलिस वाले का हाथ प्रदेश अध्यक्ष के कॉलर तक पहुंच गया, जिसका वीडियो बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। वो पुलिस वाला उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए पूरा जोर लगा रहा था, जबकि पार्टी के दूसरे नेता बी संजय कुमार को बचाने में जुटे थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें किसी तरह हिरासत में ले लिया और वहां से निकलने लगी, जिसके विरोध में पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस के सामने खड़े हो गए। इस दौरान कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने भी धक्का मुक्की शुरू कर दी। तब तक ये खबर पार्टी से जुड़े कई लोगों तक पहुंच गई और वो कुछ ही देर में बीजेपी दफ्तर के सामने इकट्ठा हो गए। अपने प्रदेश अध्यक्ष से बदसलूकी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, जिसे जताने के लिए उन लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। लेकिन इस हंगामे के बावजूद पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी रही। उसने एक एक कर कई लोगों को हिरासत में ले लिया और अपनी गाड़ियों में भरकर उन्हें थाने पहुंचाने लगी। बाद में इस घटना पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टीआरएस सरकार पर निशाना साधा। ये प्रजातंत्र के लिए एक बहुत घातक प्रहार है। उनके अलावा बीजेपी के कुछ दूसरे नेताओं ने भी ट्वीट के जरिए तेलंगाना सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान पर हमले की खबर सामने आई। बताया गया कि कुछ बदमाशों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसकी जानकारी रेहम खान ने खुद ट्वीट करके दी और बताया कि हादसे के वक्त वो अपने भतीजे की शादी से लौट रही थी। तभी मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने उनकी गाड़ी को घेरा और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। यही नहीं, फायरिंग के बाद बंदूक के दम पर उनकी गाड़ी को रोकने की भी कोशिश की गई। हालांकि रेहम खान किसी तरह अपनी गाड़ी बदलकर वहां से बच निकली, लेकिन खुद पर हुए इस हमले के बाद उन्होंने अपने पूर्व पति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को जमकर खरी खोटी सुनाई। 4 दिन से चल रही छापेमारी के बीच समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन को आयकर विभाग ने हिरासत में ले लिया। आयकर विभाग की टीमें उन्हें कन्नौज से कानपुर लेकर गईं और कानपुर में पंपी जैन को उनके भाई अतुल जैन के घर ले जाया गया। आप देख सकते हैं इस वक्त इनकम टैक्स की टीम एमएलसी श्री पंपी जैन साहब को लेकर यहां आई है। उनके भाई के आवास से अतुल जैन जी का
बाहर यूपी पुलिस के जवानों की भारी तैनाती की गई। अंदर काफी देर तक जांच और छापेमारी चलती रही। माना जा रहा है कि पंपी जैन को उनके भाई अतुल जैन के सामने बिठाकर पूछताछ की गई, जिसके बाद पंपी जैन को हिरासत में ले लिया गया। कानपुर के जिस घर में उनसे पूछताछ की गई उसे आयकर विभाग की टीम पहले ही सील कर चुकी थी, लेकिन जांच के दौरान मिली किसी बड़ी जानकारी के बाद घर पर लगी सील हटाई गई और पंपी जैन को इसी घर में बैठाकर पूछताछ की गई। पंपी जैन की गिरफ्तारी इसलिए भी अहम है क्योंकि वो न केवल समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, बल्कि अखिलेश यादव के करीबी भी माने जाते हैं। समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले कारोबारी भी यही पुष्पराज जैन हैं, जो इत्र की लॉन्चिंग के वक्त अखिलेश यादव के बिल्कुल साथ खड़े दिखे थे। इसीलिए इस मसले पर राज्य में सियासी हंगामा खड़ा होने में भी देर नहीं लगी। पुष्पराज जैन को कानपुर लाने के बाद एजेंसियों ने उनसे कई घंटों तक पूछताछ की और पूछताछ का ठिकाना बदलता चला गया। उनके भाई के घर पर उनसे करीब 3.5 घंटे तक पूछताछ के बाद अफसरों की टीम उनके एक और रिश्तेदार के ठिकाने पर पहुंच गई। ये घर भी पिछले 2 दिन से सील था, जिसकी सील तोड़कर पंपी जैन को अंदर ले जाया गया। ये घर पंपी जैन के एक और रिश्तेदार अनूप जैन का बताया गया, जहां कई घंटों तक आयकर विभाग के अफसरों की जांच चलती रही। जहां आनंदपुरी में खड़ा हूं, यहां भी पिछले माना जाए तो 2 बजे से लेकर अब तक पूछताछ जारी है। माना जा रहा है कि इन छापों में अधिकारियों को कुछ बड़ी जानकारियां हाथ लगी हैं, जिनके बारे में पंपी जैन से पूछताछ की गई। छत्तीसगढ़ के धमतरी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि आतंकी गतिविधियों से जुड़ी दावत इस्लामी नाम की एक पाकिस्तानी संस्था को रायपुर में जमीन देने की तैयारी की जा रही है, जिसके विरोध में इन लोगों ने बघेल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और धमतरी के गांधी मैदान में प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जताया। ये प्रदर्शनकारी अपने साथ सीएम का एक पुतला लाए थे, जिसको इन लोगों ने आग के हवाले कर दिया। तभी वहां कुछ पुलिस वाले पहुंचे और उन्होंने जलते हुए पुतले को बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद इन लोगों ने जलते हुए पुतले को घेर कर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। असल में एक दिन पहले बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि दावत-ए-इस्लामी नाम की इस संस्था को रायपुर में जमीन देने के लिए विज्ञापन जारी किया गया। मुझे नहीं लगता है कि तहसीलदार ने अपनी मर्जी से यह विज्ञापन निकलवाया हो। बीजेपी नेता के इस आरोप पर सफाई देने में कांग्रेस ने भी देर नहीं लगाई और उसने बृजमोहन अग्रवाल पर झूठ फैलाने का आरोप मढ़ दिया। बृजमोहन अग्रवाल जिस संस्था की बात कर रहे हैं वह दावत-ए-इस्लामी का ऑफिस गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है। हालांकि इस मसले के तूल पकड़ने के बाद संस्था के आवेदन को रद्द कर दिया गया। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतर आई। उसने दिल्ली में अलग अलग जगहों पर चक्का जाम कर दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति के तहत अलग अलग इलाकों में अवैध तरीके से शराब की दुकानें खोल रही है और इसी बात के विरोध में बीजेपी ने दिल्ली के कई इलाकों में चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शन की जहां जहां से तस्वीरें आईं, सब में पार्टी के कार्यकर्ता आने जाने वालों को रोकते नजर आए, जिससे गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। दिल्ली के आईटीओ चौराहे पर तो पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर ही लेट गए और नारे लगाते हुए लोगों को रोकने लगे। आईटीओ चौराहे के एक रास्ते पर पार्टी के लोगों ने लेटकर रास्ता रोका तो दूसरे रास्ते पर वो ढोलक लेकर बैठ गए। अक्षरधाम के पास भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आने जाने वालों को रोक दिया। दिल्ली बीजेपी ने चक्का जाम का ऐलान किया है। अक्षरधाम के चौराहे पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हैं। वहां प्रदर्शनकारी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के सामने आकर बैठ गए। बीजेपी ने ये तर्क देते हुए प्रदर्शन किया कि केजरीवाल सरकार नई आबकारी नीति के आड़ में रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खोलने की तैयारी कर रही है और दिल्ली की 10 से ज्यादा जगहों पर सड़कें जैम कर दी, जिससे सुबह सुबह काम पर निकले लोगों को बहुत परेशानी हुई। वैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों से अपील की थी कि वो इस प्रदर्शन में उनका साथ दें, लेकिन सुबह दफ्तर जाने निकले लोगों पर इस अपील का असर नजर नहीं आया। लोग घर नहीं लौटे और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगे लंबे जैम में घंटों फंसे रहे। ये ऑफिस आवर है, पीक टाइम है और ऐसे में यहाँ से जाने वाले हजारों लोग जो है या तो कोई अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढ रहे हैं या फिर इन्हीं जाम में फंसे हुए हैं। यही नहीं, वो प्रदर्शन करने वालों पर जमकर बरसे। मैं आधे घंटे से फंसा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट का एम्प्लॉय हूं। दिल्ली में नई आबकारी नीति के तहत करीब 850 नई शराब की दुकानें खोलने की तैयारी है, जहां से लोग शराब खरीद सकते हैं। इस नीति के तहत हर वार्ड में 3 शराब की दुकानें खुलेंगी और इसी बात पर दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने तो खुलेआम ऐलान कर दिया कि इस मुद्दे पर उसका प्रदर्शन आने वाले दिनों में तेज होगा और केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल पंजाब में नशाबंदी की बात करते हैं और दिल्ली में हजारों की संख्या में शराब के ठेके खोल रहे हैं।
लेकिन बीजेपी के विरोध को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने गलत ठहराया और नई आबकारी नीति के फायदे गिनवा दिए। जब नई नीति अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई तो उससे 3,500 करोड़ रुपया जो चोरी हो रहा था वो चोरी रुक गई। नई आबकारी नीति को दिल्ली सरकार 17 नवंबर 2021 को लागू कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की एक रैली में कंबलों की लूट मच गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। ये घटना तब हुई जब पार्टी के नेता अमित जानी ने वहां जन संकल्प रैली का आयोजन किया और रैली में भीड़ जुटाने के लिए कंबल बांटने का ऐलान कर दिया। लेकिन जैसे ही रैली के बाद कंबल बांटने का कार्यक्रम शुरू हुआ, वहां मौजूद भीड़ बेकाबू हो गई। लोगों में कंबल लूटने की होड़ मच गई। जिस जगह पर कंबल रखे गए थे वहां तो लोगों ने जैसे धावा ही बोल दिया। भीड़ में शामिल हर आदमी कंबल तक पहुंचने में ऐसे जुट गया जैसे वो दुनिया का आखिरी कंबल हो। इस लूट के चक्कर में लोगों ने एक दूसरे की भी परवाह नहीं की। जिसके हाथ जितने कंबल लगे वो लेकर चलता बना। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के आगे उनकी एक न चली। लाउड स्पीकर की मदद से भी लोगों को मना करने की कोशिश की गई। कानूनी कार्रवाई करने की बात तक कही गई, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। किसी भी हमारे आने वाले साथी को, मां को, बहन को दिक्कत हुई तो इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जन संकल्प रैली में लूट का ये सिलसिला करीब 1 घंटे तक चलता रहा। इस बीच कुछ महिलाएं भी कंबल पाने की लालच में भीड़ में घुस गईं, लेकिन भगदड़ की वजह से उनमें कई घायल हो गई। आईएसआईएस के लिए काम करने केरल से अफगानिस्तान गई सोनिया सेबेस्टियन उर्फ आयशा को भारत लाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें देश की सबसे बड़ी अदालत ने आयशा को भारत लाने का फैसला केंद्र सरकार पर छोड़ दिया और निर्देश दिया कि केंद्र सरकार इस मामले में विचार कर 8 हफ्ते के अंदर कोई फैसला करे, जिससे यह पता चले कि आयशा के साथ ही वहां जन्मी उसकी बेटी की वतन वापसी होगी या नहीं। अगर होगी तो केंद्र सरकार यह साफ करे कि आयशा को लाने का काम कब और किस तरह होगा, क्योंकि इस्लाम कबूल करने के बाद 2016 में आयशा पति के साथ अफगानिस्तान चली गई। चूंकि आईएसआईएस में शामिल होने के लिए वो अफगानिस्तान गई, इसलिए उसके खिलाफ भारत में केस दर्ज हुआ। लेकिन 2018 में पति की मौत होने के बाद पकड़े जाने पर उसे गिरफ्तार कर काबुल की जेल में डाल दिया गया, जिसके बाद आयशा के पिता ने बेटी को भारत लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। झारखंड के रामगढ़ जिले में झुंड से बिछड़ी एक हथनी ने कई गांवों में जमकर उत्पात मचाया, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोग दहशत में आ गए। बताया गया कि हथनी गर्भवती है और वो बच्चे को जन्म देने के लिए किसी सुरक्षित जगह की तलाश में है और इसी वजह से वो जिले के अलग अलग गांवों में घूम रही है। वहां के गोला प्रखंड के एक गांव में तो इस हथनी ने जमकर तांडव मचाया। उसे भगाने के लिए गांव के लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिसके बाद वो उनकी तरफ बढ़ने लगी। लेकिन तभी कुछ लोगों ने उसे डराने के लिए मशाल जला ली, जिसे देखकर वो हथनी दूसरी तरफ मुड़ गई और खेतों को रौंदते हुए एक मकान के पास पहुंच गई। इस दौरान वहां गांव के कुछ लोग जमा थे जो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। यही नहीं, उस हथनी को भगाने के लिए गांव के लोग रात में भी जुटे रहे। लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी वो हथनी गांव से जाने को तैयार नहीं हुई। गांव वाले उसे बार बार भगाते और वो घूम फिर कर गांव में दोबारा लौट आती। खबर है कि हाथियों के हमले में वहां बीते 20 दिनों में ही एक बच्चे समेत 2 लोगों की जान जा चुकी है। यूपी के लखीमपुर केस की चार्जशीट में आशीष मिश्रा और उनके रिश्तेदार समेत 14 लोगों को हत्या का आरोपी बनाया गया। खबर है कि करीब 5000 पन्नों की इस चार्जशीट में लिखा गया कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर में जो हुआ वो सोची समझी साजिश के तहत हुआ और वहां के तिकुनिया चौराहे पर धरना देने वाले किसानों को गाड़ी से कुचलने का षड्यंत्र रचा गया था। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और उनके रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला समेत 14 लोगों को हत्या का आरोपी बनाया गया, जिनमें 13 आरोपी जेल में बंद हैं। इन 13 आरोपियों के अलावा इस मामले में दाखिल चार्जशीट में वीरेंद्र शुक्ला का नाम जोड़ा गया है, जिस पर सबूत मिटाने की साजिश रचने का शक है। वीरेंद्र शुक्ला को अजय मिश्रा का बेहद करीबी माना जाता है। अच्छा, कोई नाम, कुछ नाम भी बढ़े हैं क्या? ये क्या 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 धारा लगी क्या उन पे?